अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पोलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। अगर इंतखाबी अमल की बात की जाए तो इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट हर ही सियासी जमात अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम करते हुए नजर आ रही है, मगर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ पर बैरूनी दबाव का शिकार है, वहीं अंदरूनी दबाव का भी शिकार नजर आ रही है। जैसे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अगर बात की जाए, उससे पहले हमने देखा कि किस तरह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने टेम्पररी तौर पर बैरिस्टर गौहर खान को पार्टी का चेयरमैन नामजद किया, लेकिन दूसरी जाने पर लतीफ़ खोसा साहब का यह कहना है कि पार्टी का चेयरमैन तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वही रहेगा। जबकि बैरिस्टर जफर अली ने कहा कि इस हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अहकामात बिल्कुल वाज़ेह हैं कि टेम्पररी बुनियादों के ऊपर इनको पार्टी का चेयरमैन बनाया गया है। मगर इसी हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर डिफरेंट तजादात खुले हुए नजर आते हैं कि जैसे कि अलीमा खान साहिबा से जब पूछा जाता है कि आप लतीफ़ खोसा के हवाले से क्या कहेंगी, और इसी के साथ साथ बैरिस्टर जफर अली के बयान पर आपका क्या मौक़िफ़ है, तो कहा दोनों ही ठीक कह रहे हैं। एक जानिब पर यह लड़ाई चल रही है कि आखिर पार्टी को कौन डील कर रहा है, तो दूसरी जानिब पर पार्टी के सीनियर रहनुमा हामिद खान एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि हम कैसे यकीन कर ले कि जो कल पार्टी में आए थे आज वो पार्टी में लीडर बन गए। और उनका ये भी कहना था कि शेर अफजल मरवत जो है उनके हवाले से हमें काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और बुशरा बीबी की जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, इस हवाले से भी अलीमा खान साहिबा ने कोई खासा अच्छा जवाब नहीं दिया, बल्कि चादर और चार दीवारी के तकद्दस की बात करती हुई नजर आई। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप लोगों से मुतल्लिक बात की जा रही थी, आपके आपसी ताल्लुकात कैसे हैं, तो यहाँ ना उन्होंने तरदीद की और ना ही तस्दीक की। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर हवाले से बात की जाए तो क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जिनके लिए बानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि बानी तहरीक इंसाफ, क्या उनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी? 190 मिलियन पाउंड केस में आखिर उन्हें कितना रिलीफ मिलेगा? और बैरिस्टर गौहर के हवाले से जो बात सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि उन्होंने बहुत जल्दी इतना बड़ा सफ़र तय कर लिया। 2022 में वो पार्टी में आए थे। इस हवाले से ज़राए का ये भी कहना है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ और दीगर इदारों के साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात ठीक करवाने में अपना अहम किरदार भी अदा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नौशाद अली साहब, आजम चौधरी साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। नौशाद साहब, यहाँ पर अभी अगर इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से बात की जाए, जिस पर हम काफ़ी दिनों से बात भी कर रहे थे, इंटर पार्टी इलेक्शन से पहले ही पार्टी जो है वो अपने अपने धड़ों में तकसीम हो चुकी हुई है। हर बंदा जो है वो आपस में लड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं। लीडर ना हो और मुश्किलात पर काबू पाया जाए, ये बहुत मुश्किल नज़र आता है। आपने अभी हवाला दिया है बैरिस्टर गौहर साहब का और हामिद खान साहब का भी। हमने जब पहले भी ये बात सामने आई थी तो यही कहा था कि देखिए, कोई ऐसा बंदा जिसको मैंने एक टर्म, मुझे लगता है बैरिस्टर गौहर इस वक्त ऐसे समझे कि इलेक्टेबल हैं। इलेक्टेबल भी वही होता है ना जो कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को होल्ड करता है और बाकी लोग जो है उनको मौका नहीं मिलता। इसी तरह से बैरिस्टर गौहर भी जो है ना वो पीटीआई के इलेक्टेबल बन गए हैं कि अल्लाह जाने कहाँ से आए, किस तरह आए। हम तो 2-4 महीने पहले मैंने तो नहीं नाम सुना था। मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि हामिद खान की बहुत जो है आप कह सकते हैं खिदमात हैं पार्टी के लिए। मैं ये भी कह सकता हूँ बाबर रहमान साहब की भी हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि इवन एतजाज़ हसन साहब की हैं, लतीफ़ खोसा। मतलब एक तो सबसे बड़ा जो बड़ी अजीब सी बात समझ में आई है, नज़र आई है, वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना वो वकीलों के नरगे में आ गए। वकीलों ने ना उस पर कब्जा कर लिया है। एक ये तासुर मिल रहा है। दूसरा ये है कि जब आप नामजद कर देंगे चेयरमैन को, बैरिस्टर गौहर एक नए बंदे को लाके कर देंगे सिर्फ इस मकसद के लिए, इससे ना सिर्फ इनसिक्योरिटी शो हो रही है, बल्कि मुझे लगता है कि अपनों पे भी इनसिक्योरिटी। ये बात हमें पता है कि इमरान खान साहब ने पहले भी जब ये बात आई थी तो एक कमेटी तरतीब दी थी, किसी एक बंदे को वो देना नहीं चाहते थे। वाइस चेयरमैन महमूद अपने जो है महमूद कुरैशी साहब जो है उनकी बात आती रही, फिर बाज़ लोग परवेज़ इलाही साहब की भी बात करते थे। एक तो पहली बात यह है कि पार्टी की भागदौड़, नॉन पॉलिटिशियन तो खैर वो कह सकते हैं, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था पीपल पार्टी से गुज़िश्ता, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना जो लीडर्स उनके पास मौजूद थे उनमें से किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, फिर फैमिली पे भी ट्रस्ट नहीं है। मतलब मुझे मेरी सिस्टर पे भी ट्रस्ट ना हो, मेरी बेगम पर भी ट्रस्ट ना हो, तो फिर ये जो इनसिक्योरिटी का लेवल है या इसकी जो वजूहात हैं वो बड़ी जिसे कहते हैं ना बड़ी परेशानी का बायस है। मुझे नहीं लगता कि वो पता नहीं किस सेट ऑफ माइंड से सोच रहे हैं कि उनको क्या लग रहा है कि ऐसा क्या होने जा रहा है कि वो किसी एक पर एतमाद नहीं कर सकते, चाहे फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कोई दूसरा है। पॉलिटिकल लीडर्स, मैं तो ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ इससे बहुत नुकसान होगा। जैसे मैं पहले कह रहा था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम इलेक्शंस में ये भी आएगा
कि जब कॉन्स्टिट्यूंसी लीड करने वाला आदमी या छोड़ चुका होगा या वो जेल में होगा या वो सही तरह इंतखाब नहीं लड़ सका होगा, तो उस सिचुएशन के अंदर वो कैसे मुमकिन बनाएगा कि जो उसके नीचे 3-4 धड़े आ जाते हैं। हर पार्टी में नीचे 3-4 लोग होते हैं जो तैयार हो रहे होते हैं नेक्स्ट उसके लिए ना, कंपटीशन के लिए, कंटेस्ट करने के लिए। वो उनके दरमियान जो लड़ाई शुरू, एग्जैक्टली वही सेम रेप्लिकेट हो गया है। आपके यहाँ के हामिद खान साहब की रिजर्वेशन आपके सामने आ चुकी है, शाह महमूद अभी बाहर नहीं है, अभी उनके सामने बात नहीं हो रही, वरना वो भी ये बात जरूर करते, और वो कोई कन्विक्टेड भी नहीं है। परवेज इलाही साहब भी किसी केस में कन्विक्टेड नहीं है। सो मेरा ये ख्याल है कि ये मुझे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मूव ला रही है, चाहे इसी मकसद के लिए है कि इमरान खान साहब जो है वो डर के मारे कह लें, किसी भी हिकमत अमली के बारे में कह लें, लेकिन ये मूव और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है तहरीक इंसाफ को, और मुश्किलात बहुत बढ़ती चली जाएंगी, चाहे इलेक्शन हो भी जाए इंट्रा पार्टी और फिर इलेक्शन में जाएंगे, ये सारे मसाइल आगे नजर आएंगे फिर उनको। ठीक हो गया। जैसे नौशाद साहब ने कहा कि हमने देखा कि मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती चली जाएंगी। इससे पहले हमने देखा था कि शेर अफजल मरवत साहब की भी कई जगहों के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ सामने नजर आई, उन्होंने लोगों से काफ़ी ज़्यादा बहस भी की है। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और बैरिस्टर गौहर की शख्सियत को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। देखें, पाकिस्तान की सियासत को अगर हम ओवरऑल देखें, आज से चंद दहाइयाँ पीछे जाएं तो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर 2 तबके थे जो डोमिनेट करते थे, एक फ्यूडल्स और दूसरे लॉयर, वकला। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से देखें जी, वकला ने पाकिस्तान बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया और कायदे-ए-आज़म की क़यादत के अंदर ये मुल्क जो है वो बना। उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर वकला हमेशा सफ़े अव्वल की जो लीडरशिप है उसके अंदर खड़े हुए नजर आए। हत्ता कि ये हमारी जो साबका हुकूमत है, PDM हुकूमत है, उसमें देखें मुस्लिम लीग नून ने अगर एतमाद किया तो उसमें ज़्यादा वकला थे जिसके ऊपर एतमाद किया गया। आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़ और भी बहुत सारे वकला जिनके ऊपर मुस्लिम लीग नून ने भी एतमाद किया। अब ये जो मौजूदा PTI की सूरत है, इसमें कोई शक नहीं है कि PTI इस वक्त बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार है, PTI बहुत ज़्यादा फंसी हुई है बहुत सारी चीज़ों में। उनकी एक तो बड़ी वजह मुझे जो समझ आती है, जो मेन लीडरशिप है, आलमोस्ट सारी लीडरशिप, ज़्यादा लोग तो छोड़ चुके हैं, जो बाकी रह गए हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ मुकदमात हैं। और मेरा ख्याल है चेयरमैन PTI को भी यही खदशात हैं कि अगर किसी और के हवाले जिसके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं, जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इन्होंने जिक्र किया या शाह महमूद कुरैशी साहब का, तो अगर उनके हवाले करते हैं, फ़र्ज़ करें महीने बाद, 1.5 महीने बाद उनको सज़ाएँ हो जाती हैं और नहल हो जाते हैं, इसका मतलब है पार्टी की फिर लीडरशिप से महरूम हो गई। ये एक वकील हैं गौहर साहब जो इमरान खान साहब के केस लड़ते रहे। इसमें दुरुस्त बात है कि हमने बहुत थोड़ी देर हुई है इनका नाम सुना, बड़ी जल्दी उनको बहुत ऊंचे मकाम पे वो दर्जा मिला, लेकिन उन्होंने खान साहब ने कुछ ना कुछ उन पे ट्रस्ट किया होगा, कोई ना कोई उनकी अहलियत देखी होगी जो उन्होंने उनको नामजद किया। और इसके साथ साथ जो बाकी वकला इस वक्त आपको पार्टी के अंदर नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही है, जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं और एक तरफ ज़मानतें होती हैं, दूसरी तरफ फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उसमें शायद एक ये है कि वकला जो है वो थोड़ा इस चीज़ में अपना एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर भी उनके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद होता है। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसे झूठे मुकदमात या इस किस्म की गिरफ्तारियाँ होंगी तो वो उस पर अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। उसके लिए पार्टी को उनकी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, बल्कि वो पार्टी की भी साथ लड़ाई लड़ते हैं। हामिद खान साहब भी तो थे, हामिद खान साहब भी हैं। तो अच्छा, इसमें हम अली जफर साहब ऑन बोर्ड थे जिस दिन शेर अफजल मरवत ने ये जिक्र किया, उस दिन अली जफर साहब साथ थे जब गौहर साहब का, मेरा ख्याल है उनकी कंसेंट से बैरिस्टर गौहर साहब का इंतखाब किया गया था। और जो पार्टी के अंदर एक विद इन पार्टी पॉलिटिक्स है, शेर अफजल मरवत वो कहते हैं ना कि असर के टाइम पे रोज़ा तोड़ देना, उन्होंने शायद थोड़ा जल्दबाजी में ये ऐलान किया जिसकी वजह से उनको पार्टी ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। ठीक हो गया। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई गलत फैसला, मैं समझता हूँ ये दुरुस्त फैसला है। अच्छा, अगर हम बैरिस्टर गौहर की शख्सियत के हवाले से बात कर रहे हैं तो इनके बारे से ये भी है कि 2008 में इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये इलेक्शन के उम्मीदवार भी थे और उसके बाद फिर वो गोके उसमें हार भी गए थे। अब जिस तरह से ये डिबेट की जा रही है और जब अलीमा खान साहिबा से पूछा जाता है, एक मीडिया वर्कर उनसे जब पूछते हैं कि जी ये बताइएगा आप दोनों की शख्सियत को किस तरह से देखते हैं, दोनों के बयानात को किस तरह से देखते हैं, तो उन्होंने दोनों के ही बयानात को कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो इसमें अब जो वर्कर हैं उनके लिए क्या उनको बताया जा रहा है, वो क्या परेशानी का शिकार नहीं हो जाएंगे? यकीनन होंगे। देखिए वो जो ऑडियो लीक हुई है, मैं उस पर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट ऑडियो लीक्स, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट सामने आता है जो उसके बारे में बात की जाए।
कि लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो जिस तरह से बात कर रहे हैं वो कोई और लाइन लेके चल रहे हैं। जो शेर अफजल मरवत हैं वो एक और डिफरेंट तरह की लाइन, उनके खिलाफ भी वो आतिफ खान आपको पता है उन्होंने कहा कि जी ये इनके कन्वेंशन में ना जाएं, इस तरह की वो प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो गई। हामिद खान साहब अब बिल्कुल ही डिफरेंट बात कर रहे हैं, मतलब हामिद खान साहब ने यहाँ तक कह दिया कि जो वर्कर थे वो लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लीडर नहीं है। अब आपने बात की है बैरिस्टर गौहर की शख्सियत की, देखिए शख्सियत पे तो मैं शायद उनके कोई वो नहीं समझता, वो एक मुनासिब आदमी होंगे, वो पढ़े लिखे भी हैं, यकीनन बैरिस्टर हैं। हो सकता है कि उनकी पीपल्स पार्टी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इस वजह से वो हार गए हों। हो सकता है वो तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ते तो जीत जाते, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरा पॉइंट, मेरी जो बात का मकसद, इट्स नॉट अबाउट बैरिस्टर गौहर, नहीं उनकी जो रिस्पांसिबिलिटीज दी जा रही हैं, जी, इट्स अबाउट वो आप फर्ज कर लीजिए ना बैरिस्टर गौहर की जगह एबीसी रख लीजिए। पॉइंट ये है कि उस एबीसी की जगह जो ऊपर लोग मौजूद थे, जब उनकी प्रेजेंस के अंदर आप उनको ये मुकाम देंगे तो उससे प्रॉब्लम आएगा, जो मेरा पर्सपेक्टिव था। यही बात मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे इलेक्शन लड़ने के वक्त भी मैंने कहा था कि पीटीआई को ये एक बड़ा मेजर मसला सामने दरपेश रहेगा और इसको बड़ी सेंसिबली विजन के साथ हल करने की जरूरत थी। मुझे इनसिक्योरिटी हो सकती है, मुझे हो सकता है कि एतमाद ना हो, उसका मैं कोई और रास्ता इख्तियार कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी पार्टी के अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत फ्रेगमेंटेशन आ चुकी है ना, पहले ही बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं, अब धड़े बनने शुरू हो रहे हैं। जब धड़े बनेंगे, अभी तो मैं जो बात इंपॉर्टेंट थी, ये बात चौधरी साहब की ठीक है कि हो सकता है ये कंसिडरेशन हो कि परवेज लाई साहब या उनमें से कोई कन्विक्शन हो जाएगी, लेकिन हामिद खान साहब को तो कोई मसला नहीं था ना। इसी तरह शफकत साहब भी हैं, शफकत साहब के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई केस है जो पीटीआई के लिए। मकसद कहने का, इस सारी बात करने का मकसद ये था कि जब आप गलत फैसले लेना शुरू कर दें और एक चीज को बचाने के लिए कई गलतियां कर जाएं तो उससे नुकसान होता है। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, पीटीआई को एक एक कदम फूंक कर रखना है। 9 मई का ब्लंडर जो है वो उनके गले से उतर नहीं रहा। अच्छा, और उनकी सर्वाइवल की जंग ही यही है कि वो उसमें से निकल के अपने आप को बचा के निकल गए। इससे बड़ी, और अगर निकल गए तो वो इट इज वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, वो साबित कर देंगे कि वो एक सियासी जमात है प्रॉपर। अच्छा आजम साहब, ये भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं, जरा ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो इस हवाले से भी उनको काफ़ी कन्विंस किया जा रहा है कि अब आप अपने बयानी को तब्दील कीजिए, आप अपना जो मूड है एग्रेसिव मूड उसको भी ख़त्म कीजिए, आप अपनी सियासी जो जितनी भी चीज़ें उनको दोबारा से रिवाइज़ करें, उनको देखिए, उनको सोचिए, तो बयानियाँ तब्दील होने के चांसेस हैं। और इस वक्त वर्कर जिस कन्फ्यूजन का शिकार हो चुके हुए हैं कि बात किसकी सुनी जाए, क्योंकि जो भी बाहर आके मीडिया से प्रेस टॉक करता है, क्योंकि उन तक एक्सेस तो बहुत कम लोगों की है, तो जो भी बात कर रहा है वो यही बता रहा है कि शायद आप या XYZ जो भी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, तो वर्कर किसकी सुनेंगे? पाकिस्तान में एंटी इस्टेब्लिशमेंट अग्रेसिव बयानियाँ आज तक किसी का कामयाब नहीं हुआ, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीटीआई हो। अभी चंद दिन पहले की बात है, मियां नवाज शरीफ बड़ी तकरीरें करते थे, बड़के मार रहे थे, तो सारी बड़कें देखें, उनकी पार्टी ने खुद उनको कहा कि मत बड़के मारे, अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है तो फिर बड़कें छोड़कर आपको सियासत करनी पड़ेगी। छोटे भाई ने भी कहा। तो लिहाजा अगर पीटीआई ने भी सियासत करनी है तो पीटीआई को भी अब बड़कों से बाहर निकलना पड़ेगा, अमली सियासत में आना पड़ेगा। खान साहब ने बहुत बड़के मार ली, अब ये मुल्क जो है ना ओवरऑल बड़कों का मुतहम्मिल नहीं है, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो। अब तदब्बर के साथ सियासत करनी पड़ेगी, बड़कों के साथ नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, आप एक चीज़ और देखें, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जैसे ही अनाउंस हुए हैं, पीटीआई के बहुत सारे वो वाले चेहरे जो जिनको पीछे कर दिया गया था, जिस तरह अकबर एस बाबर, आपको वो भी आज नजर आए हैं, वो मरकजी सेक्रेटेरिएट में आए थे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वो हिस्सा लेने के लिए मुतमन्नी थे और वो सारी उन्होंने वहाँ पे सारी चेक किया कि क्या डेवलपमेंट है। तो मेरा ख्याल है कि शायद जस्टिस क्या नाम है, वजी साहब भी, वो भी शायद सामने आ जाएं। शायद जावेद हाशमी साहब भी कहें कि मैं भी पार्टी के बानी अरकान में शामिल था। तस्नीम नूरानी साहब थे, वो भी पार्टी के बानी अरकान में शामिल, ऐसे बहुत सारे बानी अरकान की बात। अच्छा, वो अब मुझे ये नहीं पता कि उनको पार्टी से उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी गई थी या अभी तक स्टैंड करती है। जिस तरह अकबर एस बाबर साहब तो क्लेम करते हैं कि वो आज भी रुकन है पार्टी के और वो इलेक्शन में हिस्सा लेने आ रहे हैं, और ये भी मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है, पार्टियों के लिए एक अच्छी चीज़ है कि उनके लोग आए, पार्टियों में हिस्सा ले। देखें, एक फैक्टर था 9 मई वाला,
जिसकी वजह से उस पार्टी के बहुत सारे लोगों को आज भुगतना पड़ रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नीट एंड क्लीन है, मतलब जो एलिजिबल है पॉलिटिक्स के लिए, उनको आगे आना चाहिए, उनका हक है। और अकबर एस बाबर वो थे जिन्होंने सबसे पहले पीटीआई के फॉरेन फंडिंग का केस उठाया था, और उन्होंने था केस, और उन्हीं के केस के ऊपर देखें आज तक वो फॉरेन फंडिंग वाला इशू खड़ा हुआ है, और आज वो पार्टी के अंदर वापस आ रहे हैं। तो मैं तो इसको अच्छी डेवलपमेंट समझ रहा हूँ। बात है। अच्छा, ऑडियोज का सिलसिला भी चल रहा है, ये ऑडियो लीक्स हो रही हैं नुशाद साहब, ये पॉलिटिकली हम किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि देखें ये ऑडियोज का सिलसिला भी चल रहा है, अब लोग इस पे भी परेशान हैं कि आया किसकी बात को सुना जाए, क्या बहन दुरुस्त फरमा रही हैं, अहलिया दुरुस्त फरमा रही हैं, या पार्टी के जिन लोगों को चेयरमैन खुद नामजद कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं? ये कहाँ जाएंगे? वर्कर और अवाम भी कंफ्यूजन का शिकार है। देखिए, मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूँ कि 2024 का इलेक्शन अनफॉर्चुनेटली, मतलब वी डोंट वांट दैट, लेकिन ये ऑडियो वीडियोस का इलेक्शन ही होगा। आप जितना मर्जी कहते रहे कि ये बुरी बात है, बुरी बात है, सारे मानते हैं बुरी बात, आज से थोड़ी कह रहे हैं। वो जो कल कहते थे बुरी बात है वो आज भी बुरी बात कह रहे हैं, जो कल कहते थे अच्छी बात है वो भी आज बुरी बात कह रहे हैं। मेरे खिलाफ आएगी तो मुझे बुरा लगेगा, किसी और के खिलाफ है उसको बुरा लगेगा, बिल्कुल। लेकिन ये आने से कम नहीं होगी। ये मुझे जो नीड नजर आ रही है ना, जब जब जहां जहां जरूरत होगी वो ये चीज बाहर आएगी। और अभी तो ये मामला इलेक्शन की तरफ जब जाएगा, जब ये मामला गेयर अप होगा, जिस तरह इलेक्शन कमीशन अपने शेड्यूल जैसे ही देता है, उसके बाद ये मामला मजीद तेज हो जाएगा, और जहां कहीं गुंजाइश होगी कि अब किसी को गिराना मकसूद है, ये बाहर आ जाएगा। और इसके अंदर अल्लाह ना करे कि वो आए, लेकिन जो आप कहें कि जो व्यूअर्स हैं ना उन वीडियोस के, या उनके प्रीवी हैं, आप समझ लीजिए, वो उनके मुताबिक वो अल्लाह की पनाह है, वो ना ही आए तो बेहतर है। वो इस माशरे के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा अरूज आने वाला है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर बिकेंगे, हर बंदा एक ऑडियो वीडियो बना के शेयर करेगा। देखिए चौधरी साहब, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं बताऊं इस लॉजिक को ये खान साहब ने भी लॉजिक दी थी, जी ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं। ये हमें नून लीग के, पीपल्स पार्टी के बात ये है कि कल ऑडियो लीक हुई जी, आप जितना मर्जी रोकते रहे, आप ना मैं रोक सकता हूं ना आजम चौधरी साहब रोक सकते हैं। वो आ गई, लोगों ने उस पर डिस्कशन करनी है, डिस्कशन भी होगी और उसके बाद लोग उसकी तरफ चल पड़ेंगे। सवालात हुए मीडिया के अंदर, अलीमा खान साहिबा से, लतीफ खोसा साहब से भी बात की गई। ये नहीं आप उसको, अगरचे के खोता साहब ने उसको डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा क्लाइंट के दरमियान इसको शर्म आनी चाहिए, जरूर कहेंगे सारे, हम भी उसको कंडेम करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन मुझे ये आइंदा इंतखाबात होंगे ऑडियो वीडियोस के ऊपर, जो नजर आ रहा है। और इससे जितना प्रॉब्लम आएगी, जो चौधरी साहब कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, जो हमें जिस तरफ नहीं जाना चाहिए, हम उसी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, आजम चौधरी साहब ये तो बता रहे हैं कि अब आइंदा आने वाली इंतखाबी मुहिम जो है वो हमारी इसी के गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। यहाँ पर एक और रेफरेंस जो है वो आज दायर हो चुका हुआ है, जिसमें 190 मिलियन पाउंड केस की अगर बात की जाए तो इसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ जुल्फी बुखारी, बुशरा बीबी और 8 लोगों की एक फहरिस्त जो है वो शामिल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए कितनी मुश्किलात बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही हैं, और आप क्या समझते हैं कि ये जो रेफरेंस दायर किया गया है इसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ख़ुद चेयरमैन को कितनी मुश्किलात देखनी पड़ेंगी? अच्छा, ये आपके जो साबका गुज़श्ता प्रोग्राम था उसमें भी हमने बात की जी, बिल्कुल। जो बंदा ऑलरेडी जेल में बैठा हो, जिस बंदे के ऑलरेडी सर पे तलवार लटक रही हो, उसके लिए और मुश्किलात क्या बढ़नी है? देखिए, मुश्किलात बढ़नी है जो लोग बाहर हैं जी, जिन लोगों के बाकी नाम है, जिसमें बुशरा बीबी हैं, जिसमें जुल्फी बुखारी हैं, ऐसे लोग जो है उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान में तो नहीं है, जुल्फी बुखारी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे कन्विक्शन हो गई तो फिर पाकिस्तान तो नहीं आ सकेंगे। वो मियां नवाज शरीफ तो है नहीं कि उन्हें जहाज पे बिठा के लाया जाए, एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक करवाई जाए और उनकी रातों रात कन्विक्शन खत्म हो। वो जुल्फी बुखारी है, तो लिहाजा उसे फिर उसी तरह भुगतना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। और वो केस पूरा जो है ना, जब तक वो तकमील पे नहीं वो पहुंचता तो उनको केस फेस करना पड़ेगा। लिहाजा उनके लिए मुश्किलात ये बढ़ सकेंगी, लेकिन खान साहब के लिए मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मुश्किलात वाली बात है। बाकी 190 मिलियन पाउंड वाली जो बात है, इस चीज़ पे तो हम पहले भी मुत्फिक हैं, हम तीनों मुत्फिक थे कि अगर करप्शन साबित होती है, चाहे वो कोई भी है जिसने इस पाकिस्तान के और इस कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है, वो कोई भी हो, उसको आप कानून के मुताबिक उसको कटहरे में लेके आए। लेकिन ये ना करें कि आप पहले करोड़ों रुपये लगा के संदूक भरें, सारी एविडेंस इकट्ठी करें, 3-3 गाड़ियों में संदूक भर के नैब कोर्ट्स में लेके आए
उसके बाद अचानक आप बताएं नहीं जी वो तो सारे केस झूठे थे, लिहाजा वो करोड़ों रुपए जो जाया किए उन अदारों ने, नैब ने जो किए हैं उसका हिसाब कौन देगा? उन अफसरों के ऊपर जो अखराजात हुए उनका हिसाब कौन देगा? अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है तो फिर इसको खुदारा यहीं पे बंद कर दे। अगर आपने कुछ साबित करना है वाकई लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का इरादा, फिर जरूर करें आप। ब्रेक पे जाने से पहले बता दीजिएगा मुझे कि क्या कोई और नई प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, क्योंकि ज़राए कुछ खबरें दे रही हैं कि कुछ अहम शख्सियात जो हैं वो तैयार हैं, पाकिस्तान में नहीं है लेकिन बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। हो सकता है जुल्फी बुखारी साहब कर दें प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या बड़ी बात है। चले अच्छा जी, यहाँ पर वक्त हुआ चलता है मुख्तसर की ब्रेक का, और जैसे की जा रही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क्या मुश्किलात कम होंगी या ज़्यादा होंगी, और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चलता रहेगा, ये तो आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या इन तमाम तर चीज़ों के अंदर कोई नई सूरत हाल देखने को नजर आएगी या नहीं। यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। मौजूदा सियासी सूरत हाल चाहे जितनी भी किसी के लिए मुश्किल तरीन हो जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए रावी चैन लिखता हुआ नजर आ रहा है। खबरें कुछ जराए की तरफ से ये भी सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब तो शायद अभी चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जराए ये भी कह रहे हैं कि मुमकिना तौर पर ऐसा भी हो सकता है कि नवाज शरीफ वजीर आजम बने और उसके कुछ अरसे बाद इस्तीफा देकर अपनी जगह पर किसी को भी चीफ एग्जीक्यूटिव भी तैनात कर सकते हैं। इन खबरों में कितनी सदाकत है, और साथ ही साथ क्या नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से रिलीफ दिया जा रहा है, क्या इसकी वजह कोई डील भी हो सकती है? परवेज इलाही साहब का ये कहना है कि ऐसे कैसे हो गया कि तमाम तर केसेस को सब भूल जाएं और रिलीफ देने की बात करें। क्या दोनों भाई तैयार हैं? वो अवाम को किस तरह से फेस करेंगे? क्या अवाम की अदालत में जाने के लिए वो अपनी तैयारी को मुकम्मल समझते हैं, नहीं समझते हैं? अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं। आजम चौधरी साहब, अगर हम बात करते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से, पाकिस्तान आने से लेकर अब तक जितनी भी डेवलपमेंट्स हमने देखी हैं वहाँ पर हमने यही देखा है कि अब तक रावी ने उनके लिए चैन ही लिखा है। ये जो ज़राए की खबरें सामने आ रही हैं कि वो मेंटली तौर पे शायद अभी प्रिपेयर नहीं है कि मैं वज़ीर आज़म चौथी बार नहीं बन सकता, लेकिन पार्टी ने तैयारी मुकम्मल कर ली है, ये खबरें कितनी सदाकत पर मबनी है? आपको किसने कहा जी कि वो तैयार नहीं है? वो आए किस लिए? वो आए किस लिए? ये लंदन में बैठ के इतनी तगोदो किस लिए की गई? वो इतने लोगों को साथ लेके जहाज भर के पाकिस्तान क्यों आए? उन्होंने बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे क्यों करवाई? उन्होंने मीनार पाकिस्तान का जलसा क्यों किया? उसके बाद उनकी सजाएं क्यों माफ हो रही हैं? देखें ना, ये सारा कुछ आप अगर देखें, एवन फील्ड के अगर सजा माफ हो जाती है, केसेस खत्म हो जाते हैं। अब एक हफ्ते बाद आप देखिएगा अल अजीजिया के भी केस खत्म होने जा रहे हैं, 7 तारीख को समात है। तो अब तो इस मुल्क के अंदर जो हम सुना करते थे ना कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लिहाजा तय हो गया कि कुछ भी हो सकता है। तो अल-कादर की भी समात आ रही है। मोर्जे इस मुल्क में हम सुनते आए थे, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। काश मोहम्मद बूटा जिन्हें कोई साइकिल चोरी की थी, 14 भी इसरा मुकदमा खत्म हो गया, जिस तरह मियाँ साहब के अरबार रुपए मुकदमे खत्म हुए ने। काश मोहम्मद मनशा जड़ा लड़ाई च अंदर होया सी, ओदा भी इंज मुकदमा खत्म होवे जिवें मियाँ साहब। यहाँ इस मुल्क के अंदर ताकतवर के लिए कानून और है जी, आम आदमी के लिए कानून और है। ये साबित कर दिया है ये चीज़ों ने। जितनी तेज़ी के साथ इस मुल्क में मुकदमात ख़त्म हुए हैं और अरबों खरबों रुपए के जितनी तेज़ी से मुकदमात ख़त्म हुए हैं, ये तो एक नई तारीख रकम कर दी गई है पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर। और इसको पढ़ाया करेंगे मुस्तकबिल में, हम बच्चों को पढ़ाया करेंगे कि पाकिस्तान में हमारे अदारों ने ऐसे झूठे सच्चे मुकदमात भी बनाए जो कि अदलिया को पूरी कोशिश करके उनको ख़त्म करने के लिए बड़ी तगोदो करनी पड़ी। ठीक है, ये बच्चे पढ़ा करेंगे इन फ्यूचर। देखें, मियाँ नवाज शरीफ जब लंदन से वापस आते हैं तो उसी वक्त कहा जा रहा था कि उन्हें पूरी श्योरिटी दे दी गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था जी, बिल्कुल ये बयान मौजूद है। ये मरियम साहबा ने भी कहा था, ये पार्टी के और लोगों ने भी कहा था कि मियाँ साहब को सेफली आएंगे, क्लीन चिट मिल गया, मुकदमात खत्म हो जाएंगे। और जैसे जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही हुआ। सारे मुकदमात आप देखें ना, पलक झपकते मुकदमात खत्म हो रहे हैं, पलक झपकते उनकी सजाएं जो है वो ख़त्म हो रही हैं। अब देखें, पंजाब गवर्नमेंट ने पहले 2019 में अल अजीजिया में उनकी जो सजा थी वो मुअत्तल की थी, वो उस वक़्त PTI हुकूमत थी।
आज 25 नवंबर को दोबारा ये निगरान हुकूमत ने उनकी सजा मुअत्तल की है जी। आम आदमी की कभी ऐसे हुआ है कि उसकी सजा मुअत्तल हो जाए? उस बेचारे को तो मामूली सा जुर्म हो, उसको हवालात या जेल का हवा खानी पड़ती है, लिहाजा तय पा गया कि इस मुल्क कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। नुशाद साहब, आजकल जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं ना, तो ज़राए भी बड़े एक्टिव हो चुके हुए हैं, तरह तरह की खबरें आपको सोशल मीडिया पे भी नजर आएंगी, लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं कि मुमकिन तौर पे क्या चांसेस हैं, क्या नवाज शरीफ साहब ने अपने साथ अपने किसी जानशीन को भी रखा हो कि अगर मैं चला जाता हूँ कुछ टाइम पीरियड बाद तो मेरा जानशीन यही होगा? ये जानशीन तो उन्होंने 2017 में तैयार करना शुरू कर दिया था। वो सारी दुनिया जानती है कि मरियम नवाज जब प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठती थी या वहाँ आती जाती थी तो तरबियत ही की जा रही थी ना, तो जानशीन तो उनके पास मौजूद है। मसला तो ये है कि वो लोग ये नहीं चाहते कि ये जानशीनों के पास जाए मामला, यही तो बहस होती है मौरूसी सियासत की। मैं दो बातें जरूर करना चाहता हूँ। मुकदमात बनाने के लिए बहुत तगदो करनी पड़ी थी, ठीक है, खत्म तो ऐसे ही हुए ना, वो तो समाज से नजर आता है। अब समाज में आप जरा इस समाज को ना, एवनफील्ड की समाज जो है, ये कह रहे हैं किताबों पढ़ाई जाए, ये समाज पढ़ाई जानी चाहिए कि बुनियादी सवालात जो जज ने पूछे कि जनाब ये आपने किया, ये किया, ये किया, तो जवाब कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो नहीं थे। उसने, प्रोसिक्यूटर ने ये बता दिया, मतलब आप अंदाजा कीजिए ना, प्रोसिक्यूटर ने बता दिया कि हमें कहा गया था, ठीक है, उनकी तरफ से ऑर्डर आया था, हमने सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर मुकदमा दर्ज किया क्योंकि बनता नहीं था, हमने दर्ज किया, फिर हमने वो, आपको याद है ना, JIT बनी, टाइम फ्रेम दिए गए, ये किया। असल मसला ये, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। फर्ज करें मिसाल के तौर पे यही कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा हो, तो हम कर क्या रहे हैं? कोई पूछे तो सही ना, ये करने वालों से तो ये सवाल होना चाहिए कि यार आपने हमें दायरे में फंसाया हुआ है। हम यहां से शुरू होते हैं बैक टू पॉइंट जीरो, फिर यहां से शुरू होते हैं, फिर बैक। हम कितने साल से ये देख रहे हैं, 90 की दिहाई से देख रहे हैं, यही कुछ, ठीक है। मिसाके जमहूरियत हुआ, उसके बाद ये खत्म हुआ। ये जो जिन केसेस की बात आज की जाती है, सिर्फ पनामा के, एवनफील्ड और ये 2-3 चीजें निकाल दीजिए, ये सारे लाहौर हाई कोर्टों में इतनी फाइलें थी, धब्बे थे, जिनमें सजाएं भी हुई, सजा होने के बाद फिर उसमें से बरी भी हुए, नहीं हुए। ये पहले शरीफ बरादरान बरी होते रहे। बात ये है, देखिए कि असल मामला ये है, जो समझने की चीज़ है, इस तरह मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक, ये जो आप कहते हैं ना कि जी ये जो राना सनाउल्लाह कहते हैं या दूसरे लोग कहते हैं, दरअसल मामला ये है कि उन्होंने ये बात कही गई थी, ये जो अपॉलिटिकल वाला मामला है ना, अपॉलिटिकल, ये बड़ा अहम है। ठीक, अच्छा, ये अगर तो इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट फॉलो होगा तो आपका मुल्क आगे बढ़ सकेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ एक तरफ होना चाहिए, ये तमाम सियासतदानों के लिए एक जैसा होना चाहिए। सियासत से आपने बात की है कि आप पॉलिटिकल हैं, सियासत में आपने दखल नहीं देना, इसका मतलब कोई एक पार्टी नहीं है। आप जब इस तरह के मामलात को करेंगे फिर अल्टीमेटली आपको वो वक्त आएगा। हम कहते थे उस वक्त, हम बात करते थे इसके ऊपर, हमने देखा है, हमें पता है सरीना से फैसले निकलते थे और कहां जाते थे, और वो फोटोकॉपियां निकल के किस तरह जाती थी, जजेस को क्या उस वक्त किया जा रहा था या किस तरह उनको प्रेशराइज किया जा रहा था, वो सारी बातें बाहर आ चुकी हैं। उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ने जो कुछ किया है उसका खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। उसको वो जो कहते थे कि हम शरीफ खानदान का नामो निशान मिटा देंगे, इनमें से कोई यहां नजर नहीं आएगा, आज फिर वो वहीं के वहीं खड़े हैं। इसी तरह मैं ये कहता हूं कि इमरान खान का कोई नाम नहीं हटा सकता। जो पॉलिटिकल पार्टी सियासी जमात का लीडर है उसकी रूट्स अवाम में होती है, उसको अगर कोई खत्म कर सकता है तो सिर्फ अवाम खत्म कर सकती है। कोई इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं खत्म कर सकती। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सिस्टम खत्म नहीं हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए, हम तो कहते हैं, हम तो अरसे से यही बात कर रहे हैं। एक्चुअली चौई साहब ने बात को इधर से किया, बात चौई साहब की भी यही थी ना कि ये खत्म होगा तो हम ये बात कर सकेंगे ना कि ये दो तरह का कानून ना हो, आम आदमी के लिए भी वही हो, दूसरों के लिए भी। क्योंकि जब ताकतवर को आप इस तरह से फायदा देते हैं या नुकसान देते हैं तो हर दो सूरत के अंदर फिर वो अब उनको अपना जो उन्होंने किया है उसको अंडू करना पड़ रहा है। आज जो कर रहे हैं कल उसको अंडू करें, ये तो नहीं तरीका ना, इस तरह तो आप सिस्टम को आगे नहीं चला सकेंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से, तो पॉलिटिकल जो थिंक टैंक्स हैं, क्या वो ये समझते नहीं कि अब इस रवायत को ख़त्म कर देना चाहिए? क्योंकि सेम फार्मूला बार बार अगर आप अप्लाई करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें उसी तरह से एग्जीक्यूट होती भी नजर आएँ। और अगर नैब के कवानीन के हवाले से बात की जाए तो मौलाना फजल रहमान साहब का भी एक बयान था, जब उन्होंने कहा था कि जी ये जिस तरह के बयान नैब के अब सामने आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब को लेकर, इससे तो लगता है कि नैब को ही ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा पॉलिटिकल केसेस बनाए जाते हैं। क्योंकि आपने लजीजिया की बात की थी तो मुझे अलकादर ट्रस्ट भी आ गया कि उसकी भी समात आने वाली है। सबसे पहले जो नैब का एक कंसेप्ट था वो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में सामने आया था, जब एक एहतसाब ब्यूरो बनाया गया था और सैफुर रहमान को उसका चेयरमैन बनाया गया था, जो कि आजकल कतर में होते हैं, और मरियम नवाज साहबा के समधी भी थे पिछले दिनों। ये उनकी सरबराही में एक एहतसाब ब्यूरो बनाया गया था।
वहाँ से ये काम शुरू हुआ, जिसके उसी जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमात बने थे वो तब बने थे। उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में ये उसको बाकायदा कौमी एहतसाब ब्यूरो का एक दर्जा दिया गया, कानून साजी की गई और वो बनाया गया। लेकिन हमें फ़ायदा क्या हुआ, हासिल क्या हुआ? आज तक चाहे वो एहतसाब ब्यूरो चाहे अगला कौमी एहतसाब ब्यूरो, टोटल जो मुकदमात हैं आज तक वही हमें नज़र आ रहे हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के। उसमें आपने अगर किसी को कोई गिल्टी साबित किया हो, किसी को चोर डाकू साबित किया हो, वो कौम के सामने ले आते। जितने मुकदमात बने हैं सारे मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, जो छोटे मोटे सरकारी मुलाजमीन उसमें आए, उसके रगड़े में, वो बेचारे जलीलो ख्वार हो गए, कई कई साल वो जेलों में रहे। उसके बाद पता चला कि उनको बरी कर दिया गया, और वो जितने साल जेलों में रहे उसका कोई दावा नहीं है। उनकी फैमिलियां रुल गई, वो खुद रुल गए, उनकी नौकरियां चली गई, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? स्टेट ने अगर उनको अंदर किया था तो स्टेट उसका मुदावा भी करती है। कंपनसेशन कोई नहीं है पाकिस्तान में। अब यही काम इस वक्त भी चल रहा है, उसी तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का। मैं समझता हूँ कि ऐसे एहतसाब के निज़ाम से बेहतर है कि ऐसे अदारे ख़त्म कर दिए जाए। अगर मौलाना फजलुर रहमान ये बात कर रहे हैं, कि आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान ने नैब को एक धमकी भी दी थी कि हमारी तरफ आए तो सही, क्योंकि वो नहीं गई थी, क्योंकि वो ईवाने इक़्तिदार में बैठे हैं ना सारी ज़िंदगी। उन्हें पता है कि किन अदारों की क्या सूरत हाल है और उन अदारों के अंदर कितनी क्रेडिबिलिटी है, इसलिए उन्होंने धमकी दी थी। और नैब मुड़ के उनकी धमकी को देखते हुए उनकी तरफ मुंह नहीं किया था नैब ने। तो भाई ये अगर धमकियों से अदारों ने ठीक होना है तो फिर अफसोस ही किया जा सकता है। तो फिर तो यही है, कमजोर आदमी के लिए वही कानून है जो भुगत रहे हैं, और ताकतवर जो है वो धमकियां दे के भी कानून का रुख मोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा नौशाद साहब, कुछ चीज़ें बड़ी चेंज नजर आई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। मैं चाहूँगी आप इस हवाले से हमें बताइएगा कि हमने देखा कि पहले तो बयानिया तब्दील हो गया, फिर वो एग्रेसिव मूड मियाँ साहब का चेंज हो गया। जब वापस आए तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद वो जलसे में भी कुछ ऐसी बात कर जाएंगे जो कि वो अपनी तबीयत के बिल्कुल बरक्स होकर बात कर रहे थे। फिर जजेस को पॉइंट आउट किया एक जगह पर जाकर। हमने ये देखा है कि इंतखाब से पहले ही इत्तेहादी अमल उन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ है, क्योंकि ज़रा ये बता रहे हैं कि कुछ उन्होंने सर्वे करवाया जिसमें उन्होंने देखा कि लोग कितने वोट दे सकते हैं। जो काम इंतखाब के बाद हमें नजर आया करता था, इंतखाबी अमल के बाद नजर आया करता था, आज वो पहले होते हुए नजर आ रहा है। जैसे एमक्यूएम से भी राब्ते किए जा रहे हैं, दीगर जमातों से भी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस रवायत को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो कर क्या रहे हैं, वो ये करना ये चाह रहे हैं कि एक तो जो वो बात करना चाहते हैं कि हम विफाक की सतह पर जमात हैं, और जहां उनके पास गुंजाइश नहीं है, या वो उनकी जिस तरह कराची के अंदर या अर्बन एरियाज, जो सिंध के अर्बन एरियाज है, वहाँ नून लीग उतनी स्ट्रांग नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पहले ही इत्तेहादी बना रहे हैं। इलेक्शन से पहले हो जाना मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू, क्योंकि बाद में जो होता है ना उसके अंदर ये होता है, एक तो पहली बात ये है कि उस वक्त जो इत्तेहाद के लिए जो ब्लैकमेलिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। पहले अगर हो रहा है तो ये मुनासिब है, ताकि पता हो कि कौन सा धड़ा किस साइड पर है और वो किसके साथ लड़ रहा है। ठीक है, अब तय करने वाला ये तय कर सकता है कि जी ये तहरीक इंसाफ की साइड है, ये नून लीग की साइड है, और ये पीपुल्स पार्टी की साइड है। अभी तक तो ये फिलहाल 3 धड़े सामने नजर आ रहे हैं। मसला क्या है? मसला सिर्फ इतना है कि देखिए, मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो कुछ वक्त के लिए तो खामोश रह सकते हैं, कुछ वक्त के लिए वो जरा अपनी जुबान को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो शख्स 3 दफा का वज़ीर-ए-आज़म रहा हुआ है, उनको 3 दफा वज़ारत उज़्मा से हटाए इसी मसले के लिए, इसी बात के ऊपर गया, वो बाज नहीं आएंगे अनटिल एंड अनलेस कि मामलात आगे से ठीक ना हो। जब तक वो नहीं होंगे, वो फिर ये होगा कि आप कल जब उनको, आज शायद वो जो चौधरी साहब ने कहा था कि जरा पार्टी ने कहा जरा सब्र करें, तो वो सब्र तो कर लेंगे, लेकिन वो एक खास टाइम से, खास वक्त से ज़्यादा सब्र नहीं करेंगे। तो कोई ये तवक्को ना रखे कि कल का नवाज शरीफ जो है वो आज की तरह होगा। अगर फर्ज करें कि वो बेहतर पोजीशन में होंगे तो वो अपना आप उसी तरह ही दिखाएंगे जैसे जैसे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। वो आपने देखा ना, वहां चुप कर गए थे, सियालकोट में वहां जाके उन्होंने फिर वो अपनी जो है ना शिकायतें शुरू कर दी थी, एक तरीके से उन्होंने बात फिर घुमा के वहां ले गए थे। सो ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनका ये ख्याल है, नून लीग के पर्सपेक्टिव में मुस्लिम नवाज शरीफ का ये ख्याल है कि उनके साथ ज्यादती की गई है। ठीक है, उसका अजाला करें, एक जगह वापस करें। उनके नजदीक वो लेवल प्लेइंग फील्ड है कि आप वापस 2018 में ले जाएं, जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी फिर बात करेंगे कि हमने क्या करना है। सो इसलिए ये मत तवक्को रखें कि वो बाद आ जाएंगे, वो अपनी डगर उनकी वही है, वो इसी तरह, इसीलिए वो लीडर है, इसीलिए लोग उनके साथ हैं या पीछे हैं या उनके साथ रहते हैं कि वो अपनी जो बात है उसको अपने हिसाब से चलाते हैं। हो सकता है कि वो वक्ती तौर पर शहबाज शरीफ साहब को वो की बात सुन लें, कल को नहीं सुनेंगे। नैब के मुतालिक मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमानी, शायद खकान अब्बासी ने भी कहा, जरदारी साहब ने भी कहा,
बदकिस्मती क्या है, कहा सबने, किया किसी ने नहीं। तहरीक इंसाफ ने भी आखिरी वक्त तक हम सुन रहे थे कि अमेंडमेंट सबसे पहले आपको याद होगा असफ अली जरदारी साहब ने जब सदर थे उन्होंने कहा था कि सारे आए मिलके इसको कहते हैं पीपुल्स पार्टी ने भी कहा, नून लीग ने, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत जरूरत नहीं थी, या इस काबिल नहीं थे, या कर नहीं सके। नैब को वो हार नहीं, हालांकि नैब एक ओवरलैपिंग इदारा है। मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आती कि जब आपके पास वही जिम्मेदारियां FIA के पास मौजूद हैं, स्पेशल ब्रांच के पास मौजूद हैं, फिर आपको इस इदारे की जरूरत क्या है? उनको एम्पावर करें, एंटी करप्शन है, उनको एम्पावर करें, उनके अंदर ये ऑफिसर्स भेजें, उनके जरिए काम कराएं। इसकी क्या तो फिर अल्टीमेटली इसको खड़ा करने का मकसद वो एहतसाब ब्यूरो की बात बता रहे हैं ना 90 की दिहाई में, वो भी यही काम था। और फिर रहमान मलिक के जरिए बीबी ने भी ये काम कराया था। ये जो लाहौर हाईकोर्ट के जिनकी मैं बात करता हूँ ना, जो पनामा में केसेस आए थे, ये एक्चुअली रहमान मलिक साहब की रिपोर्ट के ऊपर केस बने थे नवाज शरीफ खानदान पे, वो फिर बाद में दोबारा बाहर है। तो ये काम इस तरह काम अब नहीं है। देखें हमारा मुल्क जिस नहज को पहुंच गया, आपने डिफॉल्ट सुन लिया, इससे पहले कभी हमने अपने 75 साल तारीख में डिफॉल्ट की बात नहीं, अब आप डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं। और अब जितनी एफर्ट पुट की जा रही है, अगर आपने यही काम करना है तो फिर अल्टीमेटली क्या होना है, आपने 2 साल बाद, साल बाद फिर वहीं खड़े होना है। अच्छा, सिस्टम के अगर हवाले से बात की जा रही है, वही बात हमारे पैनल में भी डिस्कस की जा रही है कि अब हमें तरीकाकार को तब्दील करना पड़ेगा। अब अगर तरीकाकार को तब्दील करने की बात की जा रही है तो जैसे नौशाद साहब ने कहा कि जो बयानिया था वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, तो हमने ये भी देखा है कि आज़म साहब जिस बंदे का बयानिया वो रहा है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कभी चल नहीं सका, फिर भी हमें अपनी मुद्दत से पहले ही घर जाना पड़ा है। तो क्या नवाज शरीफ साहब जो 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं वो इस हकीकत को भूल चुके हैं? ये अगर किसी की खाम ख्याली है कि नवाज शरीफ अपना बयानिया छोड़ देंगे तो वो अपनी खाम ख्याली दूर कर दे। देखें, वो 2013 के इंतखाबात जब हुए थे तो रिजल्ट जिस रात अनाउंस हुआ, उन्होंने अपने 180H माल्टाउन में अपने टेरेस पे खड़े होकर एक तकरीर की थी। उन्होंने उस वक्त से पहले अभी इंतखाबात का रिजल्ट आना था, उन्होंने कहा था कि मुझे अक्सरियत चाहिए, मुझे बैसाखियाँ नहीं चाहिए छोटी पार्टियों की। देखें, ये जो छोटी पार्टियां आप जिनका अभी जिक्र कर रही थी, ये मुस्लिम लीग नून के साथ जो शामिल हो रही हैं कबल अज़ वक्त, ये रिमोट कंट्रोल पार्टियां हैं। इनको रिमोट कंट्रोल से इशारा किया जाता है, वो जिधर रिमोट कंट्रोल जाता है ये उधर चले जाते हैं। अच्छा, कल को अगर मियां नवाज शरीफ वापस अपने बयानिए पर आते हैं तो रिमोट कंट्रोल किसी और तरफ भी घूम सकता है। तो लिहाजा इन पार्टियों को स्ट्रेंथन करने का या बड़ी पार्टियों के साथ अलायंस में शामिल करने का मकसद भी यही होता है कि एक लीडर उसको इतनी अक्सरियत दी जाए कि वो इन बैसाखियों का मुहताज रहे। अगर उसको 2/3 अक्सरियत या उस तरह की ताकत मिल गई, सिंपल मेजॉरिटी, तो जाहिर है उसको इन बैसाखियों की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, ना वो इन बैसाखियों के लिए उनके पीछे जाएगा, तोगदो करेगा। अब देखें ना, कभी वो बलोचिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून एफर्ट कर रही है, कभी सिंध के अंदर कर रही है, ठीक है। अगर मुस्लिम लीग नून ये PDM ये 16 माह PDM के ना होते तो शायद मुस्लिम लीग नून की इस वक्त सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती, शायद PTI को अवाम के अंदर इतनी पजीराई ना होती जो मुस्लिम लीग नून को हासिल होती। लेकिन अब क्योंकि एक बैगेज है साथ, तो उन्हें उन बैसाखियों का सहारा लेने पे मजबूर कर दिया गया, इसलिए मुस्लिम लीग नून उस तरफ रजू कर रही है। ब्रेक पे जाने से पहले मुझे इतना बता दीजिएगा, आपने कहा कि ये रिमोट कंट्रोल के जरिए चल रहे होते हैं, तो अगर रिमोट का इशारा IPP की तरफ चला गया तो हो सकते चांसेस है? सारी रिमोट कंट्रोल पार्टियां ये पूछने लगी है कि रिमोट है किसके हाथ में। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक, और जहाँ पे बात की जा रही है बयानिया भी तब्दील होने हैं, अभी तो काफी कुछ तब्दील होना है क्योंकि इलेक्शन से पहले कुछ भी मुमकिन है। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस हवाले अगर बात की जाए कि इलेक्शन क्या अपने वक्त पर होंगे, बिल्कुल अपने वक्त पर होंगे। तमाम तर तैयारियां शुरू हो चुकी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिस तरह से हल्का बंदियों की फहरिस्त शाया की गई है, कहीं पर सीटें कम हुई हैं तो कहीं पर ज़्यादा हुई हैं, इस हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब पर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा जाता है कि आपका शेड्यूल कब आएगा, तो उन्होंने कहा कि 54 रोज़ पहले ही हम अपना शेड्यूल जारी कर देंगे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं तो उससे 54 डेज़ पहले ही शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। अब कुछ बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से, जहां पर यह कहा जा रहा था कि दुबई में हुआ क्या था। एक खबर तो ये ज़रूर थी कि शायद उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से कुछ फैसले किए जा रहे हैं, कुछ तब्दीलियां भी देखने को नजर आई। जैसे कि कल के जलसे में जब उन्होंने खिताब किया तो एक बात उन्होंने कह डाली कि एक बारी फिर जरदारी, मतलब कि क्या प्लान कुछ तब्दील हुआ है? प्लान तो एक हद तक यहाँ पे भी तब्दील हो चुका है कि अब जहाँ जरदारी साहब जाया करते थे सियासी जोड़ तोड़ करने के लिए, अब वहाँ पे बिलावल साहब को नई जिम्मेदारियाँ दे दी गई हैं। बलोचिस्तान में मौजूद हैं,
और बयान ये भी उन्होंने दिया है कि जगह जगह खिताब भी किए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त आवाम जो है वो ये चाहती है कि हम नफ़रत की सियासत को छोड़ दें और आगे बढ़ें और जो नौजवान लीडरशिप जो है वो सामने आए। और हंसते हुए ये भी तंज कर दिया कि 4 बार जो बात की जा रही है कि वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, तो 3 मरतबा उन्होंने क्या कर लिया जिनकी तैयारी चौथी मरतबा की जा रही है। और साथ में ये भी कह दिया कि एक खिलाड़ी कैसे नुमाइंदा हो सकता है, एक नौजवान ही नुमाइंदा हो सकता है। पैनल की तरफ बढ़ते हैं। तुषार साहब, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, जहाँ पे हम कहते हैं कि पर्सनल लाइफ के हवाले से डिस्कशन की जा रही है बिलावल साहब की कि जी वहाँ पे भी तब्दीलियाँ आ रही हैं। यहाँ तो बाकायदा उनकी पॉलिटिकल तब्दीलियाँ भी देखने को नज़र आ रही हैं कि जरदारी साहब ने अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ अपने बेटे को शिफ्ट कर दी हैं और जहाँ पे सियासी जोड़ तोड़ खुद किया करते थे, बिलावल साहब बलोचिस्तान में मौजूद है। किस तरह से देखते हैं इसको आप? मेरा नहीं ख्याल कि कोई तब्दीली किसी किस्म की मुझे नज़र आ रही है। मेरा तो पर्सपेक्टिव यही है कि ये सिर्फ गुड कॉप बैड कॉप वाला मामला है। बहुत सोच समझ कर वो यूथ को टारगेट कर रहे हैं। यूथ को टारगेट करने का मकसद भी उन करोड़ों नौजवानों को एक डायरेक्टली मैसेज कन्वे करना है। उसमें ज़्यादातर आपको पता है कि यूथ की एक जो एफिलिएशन है या उनकी जो झुकाव है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुश्किलात का शिकार है तो उन्हें कोई ना कोई रूम तो चाहिए। और अगर वो जगह पीपल्स पार्टी ले सकती है, क्योंकि नून लीग नहीं ले सकेगी, क्योंकि नून लीग के खिलाफ बयानिया बहुत स्ट्रांग रहा है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का, जिसकी वजह से मुश्किल होगा पीपल्स पार्टी के लिए थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं ना कि उनके लिए इतनी डायरेक्ट हिट नहीं करते रहे वो कि वहाँ गुंजाइश ना। और वैसे भी मेरी तो नज़र में पीटीआई का खमीर भी बेसिकली पीपल्स पार्टी के जो यंग नौजवान थे वहीं से उठा है। अब मामला ये है कि बातें तो बहुत कर रहे हैं बिलावल साहब, उनका हक भी है, पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश कर रहे हैं, वो बाबों की गुफ्तगू भी करते हैं, वो अपने आप को नौजवान का नुमाइंदा भी करार देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ज़रा उनकी बात का यकीन उस वक्त करूँगा जब मुझे ये लगे कि जरदारी साहब को घर बिठा दें। ठीक है, जो जितने पीपल्स पार्टी के लीडर्स हैं, लेकिन सर अब वो कहते हैं ना वो चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं तो तब यकीन करूंगा ना कि पहले वो जरदारी साहब से कहें कि हाँ आप पहले बैठे। किसी बुजुर्ग को कहने से बेहतर है ना पहले मैं अपने घर के बुजुर्ग को कहूंगा। और जितनी लाइन लगी हुई है पीपल्स पार्टी के अंदर उनको कह दें, जिनको तशवीश भी थी और जिन्होंने शोर भी डाला। दूसरी बात यह है कि यूथ कार्ड खेलने के लिए ये ज़रूरी है कि यूथ कार्ड सिर्फ आपकी बातों से ट्रैक नहीं होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूथ का मसला क्या है, यूथ का प्रॉब्लम यह, एक तो पहली बात यह है कि अर्बन और रूरल यूथ में एक बड़ा मेजर डिफरेंस है। अर्बन यूथ का सोचने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है और जो रूरल यूथ है उसका बिल्कुल मुख्तलिफ है। सो उनको सेपरेटली एड्रेस करने की ज़रूरत है और एड्रेस उनके मसाइल को करने की ज़रूरत है। वो बेरोजगार है, उसके पास रोजगार नहीं है, वो पढ़ लिख नहीं सही तरह सकता, ये उसका मसला है, उसके पास टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, ये उसका मसला है। उसको वो अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी ना, अट्रैक्ट करने के लिए वो अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी। भाई बातें तो पीटीआई ने भी बहुत कर ली, 3.5 साल उन्होंने भी बहुत शोर डाल लिया, लोगों ने देख भी लिया, लोग उसके पीछे भाग भी पड़े, सब कुछ किया, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त अभी चौधरी साहब ने जब शुरू में बात की थी, ये बड़ी अहम बात है कि हम सियासत में अब जो इस वक्त रियासत और सियासत दोनों के हालात ऐसे हैं कि जहां हम इस तरह की गुफ्तगू के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। देखिए तकसीम करने से ठीक है आप बात करें, मेरा तो सिर्फ सवाल यह है, मैं तो ये जाती तौर पर समझता हूं किसी भी वोटर को सिर्फ एक बुनियाद पे वोट देना चाहिए। कोई कुछ भी कह रहा हूं भाई, आप अब आपके सामने तीनों जमातें, एक जमाना था कहते थे कि इमरान खान साहब को नहीं आजमा लिया, ठीक है, किसी को पसंद आता है नहीं आता, अब कारकर्दगी की बुनियाद पे बात करें। सिंध के अंदर क्या कारकर्दगी है पीपल्स पार्टी की, ये 16 माह में पीडीएम हुकूमत के दौरान क्या थी, ये आम आदमी इतना समझ सकता है। नून लीग की ये कारकर्दगी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कारकर्दगी थी, भूलना नहीं चाहिए 3.5 साल को, उसके अकॉर्डिंगली बात करनी चाहिए। कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया जाना चाहिए और कारकर्दगी की बुनियाद पर ही वोट मांगा जाना चाहिए। कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगने का हिम्मत हौसला नहीं है तो इसलिए ये इस किस्म की गुफ्तगू की जाती है कि मैं चौधरी साहब से लड़ पड़ूं, मेरे कंटेंट में जाने चौधरी साहब जरा आपस में के शोर चढ़ाना, जरा आपस में कोई लड़ाई नहीं, ये नहीं है मसला। असल मसला ये है कि कारकर्दगी दिखाने लायक हो तो हम बताएं कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, आपको यहां से उठा के हम यहां तक लाए। वो हमें तो हालात ये हैं कि जो यहां थे वो यहां आ चुके हैं, तो उनके सामने क्या पेश करेंगे? कोई भी सियासी जमात हो। मसला ये है कि इन बातों से मजीद फायदा कोई नहीं होगा कौम को। इस जो मैं कहता हूं कि ये नई पुरानी रियासत, नया पुराना पाकिस्तान, इस किस्म की तकसीम की जरूरत है। हमें इज्तिमाई सोच की जरूरत है, ये हमारा पाकिस्तान है, इसके साथ चलने की जरूरत है। हमें नौजवानों को वो जब तक कोई पार्टी
नौजवानों को डायरेक्टली उनके मसाइल का हल नहीं देगी। नौजवान से तवक्को ना रखे। मैं और आप शायद इस उम्र में अपने जैसे कहते हैं ना कि एक तजर्बे की बुनियाद पे मैं डिसाइड कर लूं कि मैंने किसको वोट देना। नौजवान ने नहीं देना, नौजवान ने वोट देना है। आप उसके लिए करने क्या जा रहे हैं, उसको फायदा क्या होगा। दिस इज इट। एग्जैक्टली। अच्छा, जिस चीज़ की तरफ नुशाद साहब हाईलाइट कर रहे हैं कि अब लोगों के सामने अब जितना मर्जी अपने बयानी को तब्दील कर दीजिए, ऐसी सूरत हाल हमने ये भी देखी कि एक और यूनिवर्सिटी में एक और वाक़या पेश आ गया कि जब नौजवान तलबात ने जब सवाल पूछना शुरू कर दिए, तो इस यूथ को एड्रेस करने के लिए आपको लगता है कि बिलावल साहब जिस राह पे चल रहे हैं या जिस तरह का वो अपना पॉलिटिकल नैरेटिव लेकर चल रहे हैं, वो उनको सपोर्ट कर सकता है? अच्छा, आपने यूनिवर्सिटी का हवाला दिया, उन्होंने रूरल जो नौजवान है उसका भी हवाला दिया। देखिए, सवाल पूछने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, सवाल एक ही है। सवाल पढ़े लिखे नौजवान का भी वही है, सवाल अनपढ़ नौजवान का भी वही है। उसमें लम्हा है फिक्रिया इन सियासी जमातों के लिए, पॉलिटिकल पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए, जिन्होंने तालीम से दूर रखा अपने नौजवान को, जिसने रोज़गार से दूर रखा अपने नौजवान को, जिसने ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई जो मुल्क को मजबूत करती। उन्होंने डंग टपाऊ हुकूमतें की, मजबूत पॉलिसियाँ बनी होती, पूरे मुल्क की डेवलपमेंट भी हो जाती, पूरे मुल्क में तालीम भी, लिटरेसी रेट का हाई होता और तमाम नौजवानों को जॉब्स भी मिलती हैं, उनका रोज़गार भी होता है। लेकिन ये तमाम पार्टियां इनको मौके मिले जो इन्होंने खो दिए, और अब इनको वो फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि अब इनकी जो सियासी नर्सरियां थी वो भी बंद हो गई हैं। अब बार बार ये यूथ की जो बिलावल साहब बात करते हैं, ये दुरुस्त बात है, बैड कॉप गुड कॉप वाली एक जो सियासत है वो हमें नज़र आ रही है। लेकिन मैं एक चीज़ पे अप्रिशिएट करता हूँ, मुस्लिम लीग नून गई बलूचिस्तान के अंदर, उन्होंने बंद कमरों के अंदर मीटिंगें की, बंद कमरों के अंदर लोगों को पार्टियों में शामिल कराया या जैसे। लेकिन बिलावल जलसे कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने पहले केपी में जलसे किए, आज उन्होंने अयूब स्टेडियम में जलसा किया और जलसा उनका अच्छा था, और उन्होंने जलसे को एक मेले का समा भी बनाया। वकुला से दूसरा, हाँ, वकुला से खिताब। दूसरा, जरदारी साहब ने जो जिम्मेदारियों की आप बात करें, जरदारी साहब ने तो अपनी पगड़ी भी उनको पहना दी है। अब बेसिकली दोनों बाप बेटा मिलके अब वो कैच करने की कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम वोटर्स को, लेकिन बात फिर वही आ जाती है आपकी परफॉर्मेंस। अब आप ये नहीं कह सकते कि पीडीएम की हुकूमत के अंदर हमारे पास ये वाली वजारतें थी, मुस्लिम लीग नून के पास वो वाली थी, जेयूआई के पास वो वाली थी, लिहाजा हम जिम्मेदार नहीं, कोई मुबर्रा नहीं है। जो शामिल थे उस हुकूमत के अंदर तमाम लोग बराबरी के, वो शमूलियत थी उनकी और बराबरी के हिस्सेदार हैं, अच्छाई के बुराई के। आज अगर अवाम में जाना है तो आपने सारा बैगेज साथ लेके जाना, सारी पार्टियों ने लेके जाना, किसी एक पार्टी ने नहीं। आज अगर बिलावल साहब उससे जान छुड़ाने की कोशिश करें यूथ का नारा लगा के, तो ये माजरत के साथ ये कौम अब भूलती नहीं है। अब कौम के हर बंदे के हाथ में एक डिजिटल गैजेट है, वो फौरी तौर पे चीजें निकाल के तो सामने ले आता है। पूछना तो चाहिए, ये जो सरफराज डोमकी हैं या लड़ी हैं या मरी हैं, ये जो शामिल हुए हैं नौजवान हैं। अच्छा, मुझे ये आपसे निशात साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में एक बात कही थी और आपने कहा था कि जरदारी साहब जो हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये तैयारियां की जा रही हैं कि वो सदर पाकिस्तान हो सकते हैं, कि ये तैयारियां सामने आ रही हैं। तो कल तो बेटे ने भी कह दिया कि एक बारी फिर जरदारी, जहाँ पे पहले कहते थे कि वजीर आजम बिलावल होंगे, अब वहाँ पर बेटा जो है वो बाप के लिए नारे लगवा रहा है। भाई ये देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूँ, ये गुड कॉप बैड कॉप वाली बात है। कभी उन्हें लगता है कि इस वक्त फर्ज करें बिलावल साहब जो है वो एक नारा बुलंद करते हैं, बयानिया बुलंद करते हैं, उनको लगता है इस बयानिए का थोड़ा सा रिएक्शन आ रहा है। रिएक्शन कैसे आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुक्तदरस की तरफ से भी रिएक्शन आया कि जनाब आपने फिर यही काम शुरू कर दिया, ये तो कोई तरीक़ेकार नहीं है। ठीक है, अब आज वो देखें, कोई बंदा चौथी दफा वजीर आजम हो या 40 दफा वजीर आजम, इससे आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है? ईमानदारी से मुझे बताएं, अगर फर्ज करें वो वजीर आजम जो मुझे कुछ ज्यादा डिलीवर कर सकता है, मेरी कोशिश तो होगी वो आए भाई के जो मेरी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल सवार है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ेगा? दूसरी बात यह है कि जिन्होंने बनाना है हम रोक सकते हैं तो इसका मतलब वो भी नहीं रोक सकते। मजे की बात यह है कि वो भी, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कौम का पेट जो है ना, खुदा का वास्ता है, कौम का पेट अब इन बातों से, इन नारों से नहीं भर सकता। आप देखिए कैसे कैसे बड़े वादे थे 2018 के अंदर, और फिर हर वादे पे यू टर्न आया। फिर जनाब आपने कहा हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे, इसी तरह ये पहले दोनों जमातें करती थी, अब तीनों को देख लिया अवाम ने। अवाम कारकर्दगी की बुनियाद पे फैसला करे। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, वोटर को सिर्फ ये देखना चाहिए कि ये जो मैं जिस नुमाइंदे को वोट डालने जा रहा हूँ, इसने और इसकी जमात ने हमारे लिए क्या किया।
यहां से शुरू करेंगे, यहीं पे रहेंगे तो आप बहुत बेहतर रहेंगे। कोई क्या कह रहा है, कोई बाबा है, कोई नौजवान है, कोई वो है, वो अब जो बाइडन 81 साल उनकी उम्र है, वो सुपर पावर के इस वक्त प्रेसिडेंट है, तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ये होना चाहिए, क्राइटेरिया सिर्फ मेरी नजर में एक है, मुझे नहीं पता कि और किसी की नजर में कोई हो, मेरी नजर में सिर्फ एक क्राइटेरिया है, जिसको चुनूंगा उसकी कारकर्दगी क्या, दिस इज इट, उसको वोट डलना चाहिए, उस पर वोट डलना चाहिए कारकर्दगी की बुनियाद। अच्छा, हल्का बंदियां भी हो चुकी हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक फहरिस्त भी जारी की गई है, कहीं पर नशिस्तें कम हुई हैं, कहीं पर ज़्यादा हुई हैं, जैसे कि वफाक में कहीं पर नशिस्तों का इजाफा देखने को आ रहा है, पंजाब में जो है वो जनरल असम्बली की 7 नशिस्तें कम हुई हैं, बलोचिस्तान में 2 हुई हैं, मतलब पूरी एक लिस्ट है। क्योंकि वक्त मुख्तसर है तो मैं आपसे इस पे जानना चाहूँगी कि ये जो एक नई फहरिस्त सामने आई है, इससे वोट बैंक कितने मुतासर हो सकते हैं या पार्टीज़ के लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं? अच्छा, ये जो नई हल्का बंदियाँ है, इस पर बहुत सारे लोगों को एतराज़ करते हुए देखा गया है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि हल्का बंदियों के हवाले से यही बताया गया था कि हल्का बंदियाँ होंगी, सीटों में रद्दोबदल नहीं होगा, लेकिन अब 6 सीटें कम हुई हैं कौमी असम्बली की, जो 342 थी वो अब 336 हो गई हैं, जिसमें 2 सीटें तो जो फाटा का इंजमाम हुआ केपी के साथ वहाँ पे हैं, बाकी जिस तरह आपने जिक्र किया बलोचिस्तान और वफाक के अंदर। जी। अच्छा, अब ये जो नई हल्का बंदियाँ, इसके ऊपर अभी मैं थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट देख रहा था कि तमाम पार्टियां उस पर कहीं किसी ना किसी लिहाज से मोतरज़ है। जी। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन ने ये एतराज़ात इनको एड्रेस कर चुकी है या अभी तक वो एड्रेस किया जा रहा है, क्योंकि इन हल्का बंदियों के ऊपर अगर एतराज़ात इसी तरह रहते हैं तो फिर इंतखाबात के ऊपर वही एतराज़ात आएंगे। 1600 समथिंग। हाँ, हल्का बंदियां जो है ना वो बाइस होके की गई या किसी को फेवर देने के लिए की गई, लेकिन इन चीजों को दूर करने की जरूरत है। की सीटें वैसे बरकरार हैं। हाँ, नहीं, वैसे तो यही कहा जा रहा था कि पूरी पाकिस्तान की सीटें बरकरार रहेंगी, लेकिन वो तो लाजिम था ना, 6 सीटें जो कम हुई हैं, अब वो क्योंकि आबादी तो बढ़ी है, आबादी तो नहीं कम हुई पाकिस्तान की। देखे ना, इस वक्त सेंसस के मुताबिक 24 करोड़ से ज्यादा हमारी आबादी है, तो जबकि पुरानी सेंसस में हमारी आबादी मेरा हाल है 22 करोड़ थी शायद। 2 करोड़ आबादी बढ़ गई है, 6 सीटें कम हो गई हैं। बहरहाल इसमें खवातीन की सीटें भी हैं, इसमें स्पेशल सीटें भी हैं, सीटें दी गई हैं। हाँ, और सूबाई असम्बलियों की सीटों का भी तयन किया गया। मेरा हाल है वो 500 तो कुछ सीटें थी कौमी जो सूबाई असम्बलियों को दी जा रही हैं। तो ये अच्छी बात है कि ये हल्का बंदियों का सेंसस का अमल कंप्लीट हुआ, क्योंकि अब आ रहा है इंतखाबात का टाइम। अच्छा, हम लोग तो नहीं कह सकते ना, हम कह रहे हैं, हमें तो यही यकीन है कि इंतखाबात 8 फरवरी को और इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा कि शेड्यूल जो है वो हम 54 लेकिन हमारे कुछ दोस्त फिर भी कहीं ना कहीं लिखते हुए और शक का इजहार कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह करे कि इंतखाबात लॉजिकली भी अगर देखें कि जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो अभी तक उसको होल्ड किए हुए, मतलब ये नहीं लग रहा कि वो डिले कर रहे हैं, तो वो अपने काम किए चले जा रहे हैं। तो ऐसा लॉजिकली कोई चीज नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर इंतखाबात में रद्दोबदल होता है तो मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि इंतखाबात जून 2024 तक पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे हैं वो 820 अरब से ज्यादा हो जाएंगे। अगर हमने बर वक्त इस मुल्क को ट्रैक पे ना चढ़ाया तो हमारे ऊपर कर्जों का बोझ बढ़ता चला जाएगा। चलिए ठीक है, मुझे ना जाना है क्लोजिंग की तरफ, उससे पहले ये बता दें कि क्या इख्तलाफात खत्म हो गए बाप बेटे के? नहीं, बाप बेटे में मैं तो बता रहा हूँ कोई इख्तलाफात नहीं थे, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन से आगे सदर का इलेक्शन है, फिर उसके सेनेट है, ये सारी चीजें बड़ी आम है। IMF की किस्त है, आपने इलेक्टेड गवर्नमेंट को देनी, ये सारी चीजें इस हिसाब से हमें तो बज़ाहिर नहीं लग रहा कि कोई किसी भी किस्म से कोई झोल आ सकता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है और इसमें कोई दो राय नहीं पाई जाती कि इलेक्शन अपने ही मुमकिन और मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान फायजा बुखारी को, मेरे मुअज़्ज़ज़ पैनल को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।